हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। Okay, okay, okay. Now we start our session. Okay, today topic is the constructor. Okay, so first of all, we see in the practical concept why we need constructor and what is the concept of the constructor and what are the different types of constructor. Okay, so first we write a simple program. Okay, that basically shows why we need the constructor. Okay, आपको जैसे पता है कि सी का जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर में वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर लेते थे ना। जैसे सपोज कीजिए कि इंट ए इक्वल टू 5 या इंट बी इक्वल टू 6 इस तरीके से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि हम क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और हमें कोई क्लास के अंदर में जो वेरिएबल्स है उसको हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। ओके, तो उसको किस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लास का नाम सपोज के रख देते हैं टेस्ट के नाम से। ओके, क्लास के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ओके, इंट ए 5। ओके, एंड सपोज बी, दो वेरिएबल लिया जिसमें एक जो वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी किसको, 5। और दूसरा जो वेरिएबल बी है उसको सिंपली हमने क्या किया, डिक्लेरेशन है। तो दैट मीन्स कि इंट ए इक्वल टू 5, इट मीन्स हियर वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल, और बी क्या है, ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। ओके, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void show के नाम से। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे लिखते हैं सी आउट स्लैश एन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू दिस इज ए। क्लियर, 1 मिनट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया है सो। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ओके, तो एक क्लास के अंदर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, दो, जिसमें एक ए है जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया है, 5, और दूसरा वैल्यू है बी जिसको हमने क्या कर दिया है, सिंपली वहां पे वैसे ही उसको छोड़ दिया है। ठीक है,
उसके बाद एक फंक्शन बनाया void show। उस फंक्शन के अंदर में हम सिंपल सा एक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर में here we want to display the value of a। ओके, अब सपोज कीजिए हमें क्या करना है, इस क्लास को क्या करना है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। तभी तो हम क्या कर सकते हैं, शो को कॉल कर सकते हैं। तो अगर हमें क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे, टेस्ट, और यहां लिख देंगे t1। ओके, क्लास टेस्ट t1, क्लियर स्क्रीन। ओके, अब हमें क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम लिखेंगे t1 और डॉट ऑपरेटर के थ्रू लिखेंगे t1 डॉट शो। क्लियर है, नाउ गेट ch। ओके, तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है, जहां पे वेरिएबल को हम लोग अभी तक आप देख रहे थे क्लास अगर बना रहे थे या सी प्रोग्रामिंग में भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते थे और इनिशियलाइज भी करते थे। लेकिन जब आप क्लास यूज कर रहे हैं तो इस क्लास के अंदर में क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि क्लास के अंदर में जो मेंबर वेरिएबल्स है ना उसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो वी हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। ओके, लेकिन मैंने उसको डायरेक्टली आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम उसको क्लास के अंदर में मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है। देखिए कंपाइल में वन एरर आ रहा है, अब एरर को ध्यान से आप थोड़ा स्टडी करेंगे। कैनॉट इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर हियर, इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि वी कैनॉट इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल डायरेक्टली, है ना। लिखते हैं यहाँ पे वी कैनॉट इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल, ओके, डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि डायरेक्टली वहां पे हम वैल्यू के साथ उसको नहीं कर सकते। अब ये आप ये सोचेंगे कि अगर आप सपोज कीजिए कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर में अगर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज अगर हमको कहीं जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं f=1 इनिशियलाइज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर के n तक का सम निकालना है तो उस केस में आप क्या करते हैं, sum=0 को इनिशियलाइज करते हैं। यानी अगर कोई कंटिन्यूअस नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो क्या करते हैं, वेरिएबल को जब आप स्टोर करते हैं जिस वेरिएबल में, उसको किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से। और जब अगर आपको कंटिन्यूअस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि 1 से 5 तक को मल्टीप्लाई करना है, तो जिस वेरिएबल के अंदर में उस वैल्यू को स्टोर करना है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। इसके पीछे भी लॉजिक रीजन है कि अगर 0 ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी वैल्यू के साथ अगर नंबर से अगर ऐड करें, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी आपको डायरेक्टली अगर सम करना है कंटिन्यूअस नंबर्स का, तो जो भी वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे दैट विल बी ऑलवेज इनिशियलाइज्ड बाय 0, ठीक है। और जब कंटिन्यूअस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उस केस में क्या करेंगे, वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड सच दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपने ये देखा कि हमने इनिशियलाइज नहीं किया मेंबर वेरिएबल को। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर हम आगे का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो दैट मीन्स कि आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, है ना। दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर का जो काम होता है वो क्या होता है, जो भी आपके क्लास के अंदर में जो मेंबर वेरिएबल्स है अगर आपको उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है ना, तो आपको क्या यूज करना होगा, कंस्ट्रक्टर। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा एक देखते हैं टॉपिक्स, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इट इज लाइक अ फंक्शन, इट इज अ लाइक अ फंक्शन। ये क्या है, एक लाइक अ फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन के जैसा दिखता है लेकिन फंक्शन वो है नहीं। सबसे पहला कंडीशन आपका ये है, इट इज लाइक अ फंक्शन, ठीक है। सेकंड है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर में है या नहीं है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर विल बी सेम एज
द नेम ऑफ क्लास। ठीक है ना, यानी जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या होगा, जो क्लास का नाम होगा ना उसी के नाम से हम कंस्ट्रक्टर को क्या बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यानी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा उसका भी नाम टेस्ट ही होगा। टेस्ट का मतलब जैसे यहाँ पे क्लास के अंदर में टी कैपिटल है ना, उसी तरीके से जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसका भी किस टी जो होगा वो कैपिटल होगा। वाई, बिकॉज सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आपको पता होगा केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द अपर केस एंड लोअर केस, है ना, जो अपर केस और लोअर केस में जो डिफरेंशिएट करता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट विल बी नोन एज द केस सेंसिटिव। ओके, तो सबसे पहला क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, और दूसरा क्या, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट इज अ कंस्ट्रक्टर, और किसी क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर है या नहीं, उसके लिए आपको पहचानने का तरीका ये होगा कि जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना उसका नाम जो होगा ना वो आपके क्लास के जैसा ही होगा। ठीक है ना, थर्ड जो है वो क्या है, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है ना, ये क्या करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। आपने पढ़ा होगा फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, है ना। यानी एक फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ना, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और वो हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टर, constructor is just like looking like a function, but it is not a function because it does not returns any value. Okay, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इसका वर्क क्या होता है, टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास। जो क्लास के अंदर में जो हमारा मेंबर वेरिएबल्स होता है उसको इनिशियलाइज करने का इसका वर्क होता है। जैसे अभी आपने देखा a इक्वल टू 5b आया तो वो एरर शो कर रहा है ना, दैट मीन्स कि जो भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम उसको अगर हमें इनिशियलाइज करना होगा तो हम किसके थ्रू करेंगे, बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर करेंगे। ओके, फर्स्ट, नेक्स्ट, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट, देयर आर, या ऐसे लिख सकते हैं, a class consists more than one constructor। किसी एक क्लास के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसका नाम चेंज होगा। अगर हम एक पहला कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वो भी टेस्ट के नाम से होगा, अगर हम कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वो भी टेस्ट के नाम से होगा। ठीक है ना, हाउ, बिकॉज कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑल्सो कैटेगराइज इनटू द डिफरेंट टाइप, है ना। अब क्लास मैंने क्या लिखा, ए क्लास कंसिस्ट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, जो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स होते हैं वो होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके बाद है आपका पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, और जो तीसरा है वो क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ में आ गया, ये तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। यानी एक क्लास के अंदर में जब आपका एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होगा तो एक तो किसी एक क्लास में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। सेवेंथ लिखते हैं, ओनली वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर will be available in a class। एक क्लास के अंदर क्या हो सकता है, एक सिंगल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपका कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर विल बी सेम एज द नेम ऑफ द क्लास,
it does not return any value like function. To initialize the variable of a class, the constructor is used. A class consists more than one constructor, यानी एक क्लास के अंदर में हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं. ठीक है. Why? Because this constructor can be categorized into the three types: default constructor, parametric constructor and copy constructor. Okay. लेकिन ओनली वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी अवेलेबल इन ए क्लास. अगर एक क्लास के अंदर में एक से ज्यादा अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो ना, तो वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके. अब हमें ये देखना है, आप ये सोच रहे होंगे कि डिफॉल्ट क्या होता है, पैरामीट्रिक क्या होता है, इस तरीके से. तो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है ना. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? The constructor having no any parameter. वैसा कोई कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर में कोई पैरामीटर आपका नहीं होता है. ठीक है ना. जस्ट लाइक अ फंक्शन, जैसे बोलते हैं ना, कोई मान लो सम नाम का फंक्शन है और फंक्शन के अंदर में कोई पैरामीटर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? नो पैरामीटर, नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन. उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर के अंदर में अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो दैट इज नोन एज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके. अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे सपोज कीजिए हम एक क्लास बना रहे हैं. ठीक है. सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं सम के नाम से. ठीक है. और यहाँ पे हमने लिख दिया इंट ए और कॉमा बी. ठीक है. अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है मुझे. तो कंस्ट्रक्टर क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको ए और बी दोनों को इनिशियलाइज करना है. तो यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक, है ना. कंस्ट्रक्टर का नाम किससे डिफाइन करेंगे? जिस नाम से क्लास होगा. तो पब्लिक और यहाँ पे लिखेंगे SUM. हो गया. ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर. अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में कोई पैरामीटर है? नहीं है ना कोई पैरामीटर. तो ये कंस्ट्रक्टर किस टाइप का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बोलेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके. और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? मेंबर जो भी वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना. अब सपोज कीजिए कि हमें ए और बी दोनों को इनिशियलाइज करना है. ऐसा नहीं है कि दो वेरिएबल है तो हमें दोनों को इनिशियलाइज करना है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमको ए का वर्क करना है, ए को इनिशियलाइज करना है, तो आप ए को भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बी को इनिशियलाइज करना है तो बी को भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि दोनों को इनिशियलाइज करें तो दोनों को भी कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू 2 और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज कीजिए बी इक्वल टू 3. क्लियर है. ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3. नेक्स्ट लिखते हैं एक फंक्शन बना देते हैं, तभी आपको पता चलेगा ना कौन सा फंक्शन है. तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू अगर हमें देखना है तो एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक, यहाँ पे void और ये हो गया आपका शो. ठीक है. अब इसमें क्या करना है? ए और बी दोनों की वैल्यू को हमें डिस्प्ले कराना है. तभी तो पता चलेगा ना कि इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं. /n ए इक्वल टू ए और सी आउट /n बी इक्वल टू बी. ओके. बन गया ये फंक्शन. और यहां से क्या करते हैं? क्लास सम को क्लोज कर देते हैं. ठीक है. अब इस क्लास के जो भी प्रॉपर्टी है उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ लिखेंगे void. क्लास का नाम मेन है ना, void मेन. क्लास का नाम क्या है? सम. ठीक है. SUM. ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं S1. यहाँ पे कर देते हैं क्लियर स्क्रीन. ओके. आफ्टर दैट क्या करेंगे? जैसे ही हम यहाँ पे सम S1 करेंगे ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. यहाँ पे लिख भी देते हैं इट विल बी, या लिखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी ऑटोमेटिकली called when we create the object. है ना. जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आपका क्या होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करेंगे?
फंक्शन शो है ना, तो शो को कैसे कॉल करेंगे, लिखेंगे s1 डॉट शो, हो गया, और यहां लिख देते हैं गेट ch। क्लियर है? ओके, तो ये आपका प्रोग्राम आप फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। क्लास का क्या नाम है, सम। वेरिएबल क्या बनाया, दो, इंट ए बी। हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा उसको पब्लिकली डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम आप देख रहे हो ना, क्लास का जो नाम है वही नाम कंस्ट्रक्टर का है, ठीक है। इसके अंदर में कोई पैरामीटर नहीं है, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर में कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने ए और दोनों बी दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, A2 B3। उसके बाद इनिशियलाइज होने के बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, जिससे हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो इनिशियलाइजेशन हुआ है वो सही में इनिशियलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, ए और बी दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले कराया है सो नाम के फंक्शन के थ्रू। फिर क्या किया, क्लास क्लोज किया, मेन बनाया, मेन फंक्शन। ओके, और मेन फंक्शन के अंदर में क्या किया, सम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि जब तक हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। जैसे ही सम s1 लिखेंगे क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। जैसे ही सम s1 लिखेंगे तो क्या करेगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इंटरनली कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, s1 डॉट शो। s1 डॉट शो का मतलब है जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसी केस में क्या होगा, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 का वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ a विल बी 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको जो नीचे हम लोग का जो प्रोग्राम था ना इसको क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, या इसको एक बार से डिलीट ही कर देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ओके, ऊपर का जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया था मैंने आपको, इसको क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं एक बार, नहीं तो एरर शो करेगा, ठीक है। ये मल्टीपल कमेंट के लिए ये यूज किया जाता है, स्लैश एस्ट्रिक, हो गया। नाउ कंपाइल एंड रन। देखें, ए का वैल्यू 2 आ गया और बी का वैल्यू 3 आ गया। एवरीबॉडी गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। ओके, सबको आई नो थिंक सर। सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबको समझ में आ गया, यानी वैसा कोई कंस्ट्रक्टर है ना जिसका क्या हो, आपका जिसके अंदर में कोई पैरामीटर नहीं हो, तो ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर का, क्या देखेंगे, पैरामीट्रिक। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए सिंगल क्लास, है ना। एक सिंगल क्लास के अंदर में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बताएंगे, है ना। तो नाउ वी डिस्कस द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखते हैं, पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है, द कंस्ट्रक्टर हैविंग द पैरामीटर, है ना, द कंस्ट्रक्टर हैविंग द पैरामीटर, इट मे बी वन, इट मे बी टू, और इट मे बी मोर देन वन। ओके, यानी ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड क्यों बोलते हैं, ये भी अभी एग्जांपल से आप खुद आप बताएंगे कि हाँ सर ये यूजर डिफाइंड है। ओके, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे सम के अंदर में हम पैरामीटर डाल देते हैं। सपोज कीजिए लिख दिया इंट A1 और इंट B1। ओके, यहाँ पे दैट मीन्स कि ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे क्या हो गया, दो पैरामीटर आ गया, क्या, A1 और B1। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि ये प्रोग्राम हमने लिख दिया स्टार्टिंग से, यहाँ पे क्या बन गया, ये
डिफॉल्ट की जगह पे क्या लिखेंगे इसको, पैरामीट्रिक। ओके, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। ओके, इस पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर में ये हो रहा है कि दैट मीन्स कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, उस केस में हमें दो पैरामीटर्स देने होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए void show फंक्शन उसी तरीके से है, और यहाँ पे मेन में क्या बनाया है हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सम s1, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे s1 डॉट शो। क्लियर है। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि हमारे पास क्या है, सिर्फ पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है, ओनली पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार रन कराएंगे, फिर आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। इसमें एक एरर शो करेगा, देखिए सिंगल एरर आ रहा है। क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड अ मैच फॉर सम। इसका मतलब ये है कि ये जो सम s1 है, इसका मतलब ये क्या है कि ये किसको, इसको क्या चाहिए, ये सर्च कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके पास नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं कमेंट बना रहा हूं, ठीक है ना। उसके नीचे अगर हम लिखें सम और फिर लिखते हैं s2 लिख दिया, ठीक है, या s1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इस जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर में नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन दिस कंस्ट्रक्टर, टू। 2, और दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, और यहाँ पे लिख लीजिए मान लीजिए कि 12, हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सम s2 10 12 क्लियर स्क्रीन s1 डॉट शो, तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि जो डिफॉल्ट पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है वो इंटरनली कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर में कितना पैरामीटर चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए, दोनों इंटीजर चाहिए। जैसे ही दो इंटीजर पैरामीटर जाएगा तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, कंपाइल, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल s1, क्या लिखना होगा यहाँ पे, s2, है ना। अल्ट सी, कंपाइल नाउ, रन, हो गया ना, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, एवरीबॉडी गॉट इट। सर h2 डॉट शो कीजिएगा ना। यस, s2 डॉट शो किया है मैंने, यस, s2 डॉट शो। ओके, अब ये चीज बताइए मुझे कि हम यहाँ पे जो पैरामीटर जो पास कर रहे हैं यहाँ पे 10 और 12, इसका कोई इफेक्ट आपके आउटपुट पे आ रहा है क्या, नो सर। नहीं आ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, यूजर डिफाइंड है, तो इसको यूजर डिफाइंड बनाएंगे कैसे, देखिए दैट मीन्स कि जो वैल्यू यूजर यहाँ पे दे वही वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना। ओके, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू 2 जो है, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, ये तो क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया। यानी हम दोनों कुछ भी वैल्यू हम डालेंगे वो सिर्फ दोनों इंटीजर होना चाहिए। उस केस में ऑलवेज हमेशा जो हमारा आउटपुट आएगा वो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 ही आएगा। एम आई राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको मैंने क्या बताया था आपको कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर इज आल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। यूजर डिफाइंड है ना, यूजर डिफाइंड का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट ऑफ द यूजर, है ना, उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आपका अलग अलग आएगा। यानी एक तरीके से डायनेमिक, अलग अलग यूजर अगर अलग अलग वैल्यू इंसर्ट कर रहा है तो उसका अलग अलग वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर पास किया a1 और b1, है ना, तो हम a इक्वल टू लिख देते हैं a1 और b इक्वल टू लिख देते हैं क्या, b1। ओके, अब यहाँ पे देखिए सम s2 जब जाएगा 10 12, तो यहाँ पे a1 में क्या चला जाएगा 10 वैल्यू और b1 में कितना वैल्यू चला जाएगा 12। तो a इक्वल टू a1 यानी a इक्वल टू 10 हो जाएगा और b इक्वल टू कितना होगा 12, यानी हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 10 और 12 होगा। ओके, नाउ वी कैन सी, क्लियर, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा इसको है ना हम यूजर से ले लेते हैं वैल्यू, है ना, यूजर से कैसे वैल्यू लेते हैं देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। ओके, दिस इज द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, क्लियर है। अब सपोज कीजिए हम x और y का वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंट x y। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट
स्लैश एन इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिन एक्स वाई। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कंट्रोल सी कंपाइल किया और यहाँ से रन कराया। क्या आया, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें दो वैल्यू देना है, 12 और यहाँ लिख दिया 13। अच्छा, वो क्लियर स्क्रीन नीचे आ गया है ना, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। इस क्लियर स्क्रीन को हम लोग ऊपर कर देते हैं यहाँ पे CLRSCR। ओके, नाउ कंपाइल एंड रन। इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स में वैल्यू दिया 12 और इसमें दिया 13। कितना आ रहा है वैल्यू? सर वैल्यू तो जो पास करा था वही आ रहा है। हाँ, वही आ रहा है, वही आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पैरामीटर पास नहीं किया है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स और यहाँ पे लिख वाई देंगे वाई। वाई। ओके, अब हो जाएगा। अल्ट सी कंपाइल नाउ और हो गया 7 और यहाँ पे दिया 8। आ गया 7 8। ओके, दैट मीन्स कि अगर इस प्रोग्राम को जितनी बार अगर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं ना यहाँ पे, यस यस दे सर। सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपको ये समझ में आ गया ना कि वाई पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ओके, यानी यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो एक हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा हो गया पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके पूरे क्लास के अंदर में एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो सकता है, मोर देन हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है। अब एनीबडी कैन से what will be the reason that more than one parametric constructor can be declared in a single class? Anybody? मोर देन वन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, सिंपल सा रीजन है। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को, जैसे एक फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन है, तो एक ही नाम का दो तीन फंक्शन हम बना सकते हैं ना। फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन उसका पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसी तरीके से जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर में क्या होगा, एक में दो पैरामीटर है तो तीसरे में तीन पैरामीटर होगा। एक में जैसे मान लो कि इंटीजर इंटीजर पैरामीटर है तो दूसरे में फ्लोट फ्लोट पैरामीटर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोर देन वन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हैं, एक सिंगल क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहीं पे एक बना देते हैं आपका। सपोज कीजिए कि ये तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है ना। अब यहाँ पे एक और बना देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं सम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज कीजिए इंट A1। ओके, क्या है ये, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज कीजिए C इक्वल टू 5। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, सिर्फ C को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, क्या काम है इसका, C को इनिशियलाइज करना। और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज कीजिए कॉमा C नहीं, यहाँ पे काम करते हैं, कुछ डिस्प्ले करा देते हैं ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि सी आउट, यहाँ लिख दिया स्लैश एन सिंगल पैरामीट्रिक ठीक है, सिंगल पैरामीट्रिक यानी इसके अंदर में क्या है, एक सिंगल पैरामीटर है और इसके अंदर में क्या है, मल्टीपल पैरामीटर है। ठीक है, तो ये चीज बताइए कि अगर सिंगल पैरामीट्रिक यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो सिंगल वाले को कॉल करने के लिए कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा,
उसके लिए आपको ये करना होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखेंगे सम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे S1, ठीक है, और इसमें कितना पैरामीटर पास करना होगा, ओनली 1, और वो उसका टाइप क्या है, इंटीजर, यहाँ लिख दिया 5। ओके, अब चेक करते हैं, हो गया, यहां से किया रन। देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई 8 एंड 9। देखिए पहला क्या आया, सिंगल पैरामीट्रिक, उसके बाद क्या आया, ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 9। ओके, सिंगल पैरामीट्रिक का मतलब समझ में आ गया, दैट मीन्स कि जो सिंगल आपका पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर में सिंपल क्या है, ये है, ये आपका ये भी पैरामीट्रिक है, दिस इज द पैरामीट्रिक, है ना, और दिस इज ऑल्सो अ पैरामीट्रिक। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि एक ही क्लास के अंदर में मोर देन वन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो सिर्फ एक ही होगा। इसके पीछे रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर में क्या हो सकता है, उस पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के अंदर में वी कैन डिफरेंशिएट द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड और एनी डाउट? हेलो, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, नो चलिए तो सर। यहाँ पे आप, ओके वेरी गुड, थोड़ा सा बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहिए, तो मुझे लगेगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, एकदम साइलेंट हो जाने पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया, पैरामीट्रिक क्या है, नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि हाउ कैन वी डिक्लेयर मोर देन वन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास। और उसके बाद आपको ये भी चीज क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो भी समझ में, ये किस सिंगल पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एक पैरामीटर पास करेंगे तो, अगर मोर देन वन पैरामीटर है तो क्या लिखना होगा, दो पैरामीटर पास करना होगा, तो ये पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? सर वो सम में S1 में 5 दिए हैं, तो वो यस प्रिंट कर रहा है सिंगल पैरामीटर वाला। यस, तो S1 5 देने का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि ये जो है ना, S1 5 का मतलब ये है कि ये जो हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट में हम सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, सिंगल पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को इंटरनली कॉल करेगा, सिंगल पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को इंटरनली कॉल करेगा। देखिए सिंगल पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर यही है ना, सम इंट A1, यही है, ठीक है, इंट A1 लिखा हुआ है, इसका मतलब वी हैव टू पास द पैरामीटर एज अ इंटीजर, तो हमने 5 दिया, तो जैसे ही हम 5 देंगे तो इंटरनली कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया ना वैल्यू को, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये शो करने के लिए किया है कि वो इंटरनली कॉल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये क्या किया, सिंगल पैरामीट्रिक उसने सबसे पहले डिस्प्ले कर दिया। समझ में आ गया? यस सर। ऐसा नहीं है, 5 ही नहीं, कुछ भी आप लिखेंगे, कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखेंगे ना तो काम करेगा। देखिए यहाँ पे लिख देंगे 17, तब भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इंटर द वैल्यू 6 7, हो गया ना, सिंगल पैरामीट्रिक फिर आ गया। ओके, मतलब वहां डिक्लेयर करते तब सर कुछ और डिक्लेयर करते तो वो प्रिंट करता। यस यस, वेरी गुड, आप समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लीजिए कि वहां आप चाहते हैं कि एक कोई वैल्यू को हम असाइन करें या उसको इनिशियलाइज करें, तो वो आप कर लीजिए। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा था ना, ये बेसिकली जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसका काम ये नहीं है कि हम उसके अंदर में जाकर के कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराएं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपको क्या बोला कि व्हेन वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास देन कंस्ट्रक्टर विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ठीक है ना, तो आपने ये देखा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है तो क्या लिखते हैं, सिंपली स्टूडेंट S1 लिख दिया, S1 लिख दिया तो क्या हुआ, इसका मतलब वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया।
अगर हमें एक सिंगल पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है और उसको हमें कॉल करना है तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट S1 ब्रैकेट में 5 कर देंगे। अगर मान लीजिए कि दो पैरामीट्रिक वाला है जिसमें दोनों इंटीजर है, उसको अगर आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो क्या लिखेंगे, सिंपली स्टूडेंट S1 और उसके अंदर में दो पैरामीटर पास कर देंगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। हेलो, ओके। अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, है ना। अब आप, दैट मीन्स कि अब आपको ये चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके माइंड में जो सबसे पहला एक सिंपल सा प्रोग्राम आप हमेशा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के n तक का आपको सम करना है। ठीक है। तो 1 से n तक का सम करना है तो उसके लिए अगर सपोज कीजिए कि हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना है। अब आप ये सोचिए कि कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज करेंगे, आप खुद ही आप बता देंगे कि किस किस तरीके के प्रोग्राम को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल ऑफ द क्लास। तो जहां जहां पे वैसा कोई प्रोग्राम जहां पे किसी वेरिएबल को 0 से, या किसी को 1 से, या किसी वेरिएबल को 0 1 से या 1 2 से, इस तरीके से अगर आपको इनिशियलाइज करके आपको वर्क करना होगा ना, वहां पे आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द फाइंड द सम ऑफ 1 to n बाय यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहां पे एक बार देख करते हैं। फाइल न्यू, सबसे पहले मैंने क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + डॉट डॉट +n बाय यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें ये प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम में सबसे पहले आप ये सोचिए कि इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है। तो जो भी प्रोग्राम जैसे ही कंस्ट्रक्टर के थ्रू बोला जाए ना, तो आप सबसे पहले ये चीज पकड़िए कि उस प्रोग्राम में जरूर कुछ ना कुछ हमें इनिशियलाइज करना है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग जनरली यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, फॉर एक ले लेते हैं सम इक्वल टू 0, है ना, लेते हैं ना सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं आप ब्रैकेट में सम इक्वल टू सम प्लस i, और उसके बाद बाहर में क्या करते हैं, सम को डिस्प्ले करा देते हैं। यही लॉजिक लिखते हैं ना आप लोग, एम आई राइट? ओके। तो यहाँ पे इनिशियलाइज किसको कर रहे हैं, आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि सम को इनिशियलाइज कर रहे हैं? हेलो, यहाँ पे हम लोग सम को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब यस इसी का सर। प्रोग्राम देखते हैं। यस, क्लास, है ना, सीरीज इसका नाम रख देते हैं, सीरीज। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आई, ठीक है, कॉमा एक लिख लेते हैं सम। ठीक है, बस दो चीज है। ओके। यहाँ पे अब फंक्शन पब्लिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, जो क्लास का नाम होगा सीरीज, और हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर में पैरामीटर हमें नहीं देना है। तो सम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है। ओके, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं void, क्या करना है हमें, फैक्टोरियल करना, सपोज कि सम करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, और यहाँ पे पैरामीटर में कितना तक, इंट n तक, है ना, n ले लिया। यहाँ पे लूप चला लिया फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे लिख दिया सम इक्वल टू सम प्लस i, और सम को बाहर में डिस्प्ले करा दिया, सी आउट /n सम ऑफ सीरीज
इक्वल टू क्या होगा, sum। ओके, अब यहां से ये फंक्शन क्लोज हो गया। इसके बाद आपका ये पूरा क्लास कम क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, void main, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना होगा तभी आपका वर्क होगा। तो क्या लिखेंगे, सीरीज s1, यहाँ पे लिख दिया क्लियर स्क्रीन scr। ओके, नेक्स्ट s1। अब हमें क्या करना है, सीरीज s1 जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, s का वैल्यू सम क्या होगा, सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, n का वैल्यू, सपोज कीजिए कि हमें 10 तक का सम करना है, तो लिखेंगे s1 डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और अगर n का वैल्यू दे देते हैं मान लीजिए कि 10। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं गेट ch। ओके, क्लियर, ये हमारा हो गया प्रोग्राम्स। कंपाइल किया, यहाँ पे किया रन, आ गया। सम ऑफ सीरीज इक्वल टू कितना, 55। तो 1 से 10 तक का अगर आप जनरेट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 55 आएगा। ओके, समझ में आ गया सबको। यस सर। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए। एक क्लास बनाया, क्लास का नाम सीरीज, वेरिएबल डिफाइन किया इंट आई सम। सम को क्या होता है, सम को हम देखते होगे जब आप प्रोग्राम बनाते होगे सी का, तो उसमें देखते होगे सम इक्वल टू 0 ऊपर ही इनिशियलाइज कर देते थे, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे सम इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारा क्या देगा, प्रोग्राम एरर शो करेगा। एरर क्या करेगा कि वी कैनॉट इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल, है ना, यहाँ पे हम मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर यूज किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लिख दिया सम इक्वल टू 0, यानी सम का वैल्यू 0 कब होगा, जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सीरीज s1, है ना। सीरीज s1 करेंगे तो क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और सम का जो वैल्यू होगा वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। देन हमने एक फंक्शन बनाया void add, और इसके अंदर में पैरामीटर पास किया इंट n, यानी n। ये लूप चला लिया 1 से लेकर के n तक, ठीक है। वो क्या करेगा, जो भी हमारा सम होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई करता जाएगा, पहले 1 फिर 2, जैसे 10 तक दिया था तो 10 तक जाएगा, और यहाँ पे स्टोर करता जाएगा। स्टोर करने के बाद सम ऑफ सीरीज, जो भी होगा सम का वैल्यू उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब हम आएंगे मेन के अंदर में। मेन के अंदर में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो जो क्लास है हमारा सीरीज, उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीरीज s1। तो जैसे ही हम s1 लिखते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या इनिशियलाइज किया है हमने, सम नाम के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, आफ्टर दैट s1 डॉट एड 10, एड इज द फंक्शन मेंबर फंक्शन ऑफ द सीरीज, और n जो पैरामीटर पास करना है, n का जो भी हम वैल्यू देंगे उसी तक का हम क्या होगा, हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो s1 डॉट एड 10, यानी 1 + 2 3 + 4 अप टू 10, ठीक है। तो 1 + 10 तक का जो भी वैल्यू होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा 55, और आपका वहां पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, अल्ट, और यहाँ पे run। आ गया 55। ओके, सर यूजर से n का वैल्यू अगर इनपुट लेना होगा तब। यस यस, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं ना आप। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज s1, है ना, यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट n, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं सीरीज s1 किया, क्लियर स्क्रीन के बाद लिख दीजिए सी आउट /n, इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, /t, नाउ सिन n। ओके, अब यहाँ पे पैरामीटर में n पास कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइल, नाउ रन। अब मान लीजिए कि 20 तक करना है, आ गया 20 तक का, क्लियर है। यस सर। ओके, तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है, हम तो सिंपली डायरेक्टिव वैल्यू डाल के दे रहे हैं, आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कि आपको सपोज कीजिए कि प्री डिफाइंड फंक्शन, ये पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर में आप चाहते हैं कि एक बार वैल्यू हमारा 0 1 हो, तो वहां पे यूजर से वैल्यू ले लीजिए, एक बार 0 1 हो, फिर दूसरा बार वैल्यू डालें तो वहां पे ए और बी का वैल्यू 2 और 3 हो, तो ये कैन बी पॉसिबल।
इसीलिए पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूजर डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम लोगों ने देखा है, वी डिस्कस अबाउट द सबसे पहला जो प्रोग्राम किया, एक सिंपल प्रोग्राम था जहाँ पे वी ट्राई टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स डायरेक्टली, और वहां पे हमें एक एरर शो किया गया था कि वी कैनॉट इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल। ओके, तो दैट उसके बाद हमने आपको बताया कि दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू यूज द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ओके, सेकंड है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टर? वी कैन आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, it is just like a member function that will be very similar to the class, है ना? उसका जो नाम होगा वो क्या होगा? क्लास के नेम से ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, मेंबर फंक्शन, बट इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन? कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ओके, एंड द फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। ओके, दो। नेक्स्ट है कि वी कैन create more than one constructor in a single class. Okay, थर्ड है कि it does not return any value. next है कि we can there will be only one default constructor in a single class. एक क्लास के अंदर में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है तो इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्लस पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर और ओनली बाय द पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। जैसे मान लीजिए कि हमें दो कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, तो एक डिफॉल्ट बना लिया, एक पैरामीट्रिक बना लिया। ओके, अगर सपोज कीजिए कि हमें नहीं, सिर्फ पैरामीट्रिक ही कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा बनाना है, तो एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना दिया सिंगल पैरामीटर का, दूसरा बना लिया दो पैरामीटर का, तीसरा बना लिया तीन पैरामीटर का। ओके, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टर, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, so now we conclude our session, and in the tomorrow session we basically discuss about the concept of some implementation of the parametric constructor, okay, and also discuss about the constructor overloading, and after that we go for the copy constructor. Okay.